वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनी शाह। और अब जो हमारे साथ, क्योंकि पहला सेगमेंट हमारा ख़त्म हो चुका है और अब हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। हमारे साथ हमारे शो पे अक्सर हमारे साथ होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हर इशू पे बात करते हैं, तज्ज़ियाकार हैं। ताहिर रिजवी साहब तो आज भी हमारे साथ हमारे शो पे मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो चेयरमैन जैकब जावेद वेलफेयर ट्रस्ट हैं, उनका नाम है जी जैकब जावेद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, मैं पहला सवाल आपसे करूंगी और फिर मैं इस तरफ आऊंगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे आपसे जो पहला सवाल करना है, क्योंकि वो हॉट इशू इस टाइम है, सिर्फ कराची पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया भर में। आपको पता है कोरोना की वजह से ये जो वबा आई है ये पूरी दुनिया में आई है और ये एकदम से आई है। कोई तैयारी होती है ना कि कोई अगर आप पे चीज़ मुसल्लत की जाती है या अचानक आती है तो आप उसकी तैयारी की भी होती है आपने। जिस तरह से आपका जो काम है वो नर्सिंग जो है, नर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो बीमार लोग होते हैं उनके घरों में। तो ये जो कोरोना आया है इसके लिए भी आप जो है नर्सेज जो है जिन लोगों को चाहिए अवेलेबल करते हैं उनको? जी, मेरी तरफ से तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया जी। ये जो हम नर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं जी, अब एज ए जहाद के तौर पे ये काम कर रही होती हैं, अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल के ये काम कर रही होती हैं। तो हम इनको सलूट पेश करते हैं। जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पास काम कर रहा है या हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ये बड़ी उनकी अज़मत को हम सलाम कर रहे होते हैं। तो ये हम उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे घरों में होते हैं बहुत से हॉस्पिटल वाले बोलते हैं जी डिस्चार्ज हो, लेकिन उसका असर जो है कुछ दिनों तक जो है वो रहता है। तो इसलिए वो फिर हमारे से सर्विसेज वगैरह ये ले लेते हैं जी। हमारे घर में अभी पेशेंट का वो नेगेटिव हो गया, लेकिन 10-15 दिन के लिए, महीने के लिए आप सर्विसेज दें तो फिर हम कोरोना के लिए देते हैं। तो उसमें से कुछ मखसूस लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल के उन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये अच्छा, इस पे हम और भी बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ आती हूँ एक चीज़ जो अभी मेरे पहले सेगमेंट में हुई कि अब कराची में बड़ा काम हो रहा है, इस बार बारिश होगी, पानी नहीं आएगा। तो ये बताइए, ये वाकई काम हो रहा है या ये सिर्फ अफवाह है, लोग ऐसी बात कर रहे हैं? मैं तो बड़ी खुश हो गई थी पहले सेगमेंट में। बस इसी तरह हम लोगों को खुशियाँ मिलती हैं। हाँ। कि हम लोग ख्वाब देख रहे होते हैं कि कराची में बहुत काम हो रहा है, फिर सुबह उठ के जब हम लोग रोड पे जा रहे होते हैं तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है। और वही कुछ है, वैसे ही है, कोई सिस्टम नहीं बदला है कराची के साथ। मैं तो अब एक और बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ हमने सिर्फ कराची कह रहे हैं हम कराची नहीं हमें कहना चाहिए पूरे सिंध का हाल एक जैसा है। आप चलें, आप कराची के मसाइल हैं, बार बार लोग कहते हैं कि कराची में मसले। ऑफ कोर्स बिल्कुल एक मेगा सिटी है, इसके अंदर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और इसके मसाइल एक डिफरेंट किस्म के होते हैं। इस पर एक स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन देनी चाहिए। लेकिन क्या हैदराबाद पेरिस बन गया है, लाड़काना पेरिस बन गया है? क्या दूसरे शहरों में कोई बहुत इनकलाब आ गया? अच्छा, एक चीज़ आप यानी गौर कीजिएगा, छोटी चीज़ को मैनेज करना ज़्यादा आसान होता है, बड़ी चीज़ को मैनेज करना मुश्किल होता है। मैं मानता हूँ कि जी कराची एक मेगा सिटी है, कराची बड़ा शहर है, इसको मैनेज करना, इसके लिए एक्सपीरियंस टीम लाना, इसके लिए बजट लाना मुश्किल काम है। आपने ठट्टा को कर दिया आइडियल सिटी। आपने जनाब और किसी छोटे मीरपुर खास आइडियल हो गया है क्या? लाड़काना को भी छोड़ दे, वो भी बड़ा है, चले जी। सक्खर भी बड़ा है और कराची भी बड़ा है। इन तीन को छोड़ के मैं अब आ जाता हूँ छोटे छोटे शहरों पर। आप ठट्टा पे आ जाएं, आप दूसरी मटियारी पे चले जाएं, आप आगे दूसरे मतलब सांगड़ पे चले जाएं। वहाँ क्या, वहाँ बहुत अच्छी रोडें हैं, वहाँ पर पूरा निज़ाम अच्छा हो गया है, वहाँ बिल्कुल वो आबादी सेट हो गई। वहाँ एक आइडियल हॉस्पिटल है। छोटी आबादी के अंदर अच्छा हॉस्पिटल बनाना, छोटी आबादी में अच्छे स्कूल बनाना, छोटी आबादी को सजाना आसान होता है ना? तो वहां पे क्यों नहीं? देखिए, बात ये कि ये जो कह रही है ना आपके बड़ा अच्छा काम हो रहा है, अगर काम हो रहा होता तो नजर आ रहा होता। काम हो रहा है, हमारे टॉक शोज में होता है, अखबारों में होता है, और मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, ब्यूरोक्रेसी, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहा होता है। वो बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है पूरा गुले गुलजार बन गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बस। अच्छा, यही हाल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यही हाल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हुआ, वो भी यही कहते रहते हैं इकोनॉमी है। अभी आपने देखा होगा कल चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने जो है काफ़ी कमिश्नर कराची साहब को, जो एक्चुअली कमिश्नर कराची साहब को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो एक अच्छे इंसान है। मुझे सिर्फ एक, और मैं मतलब ये कि जाहिर है हमारी अदलिया है, और अदलिया का एक रुतबा, अदलिया तो है लेकिन उसके साथ साथ अदलिया पूरी कौम की एक बुजुर्ग होती है, हमारे ऊपर होती है। यानी कि मुझे मेरे घर के अंदर अगर कोई झगड़ा होगा तो मैं कहाँ जाऊँगा?
मैं सबसे पहले अपने अब्बा के पास जाऊंगा या अम्मा या बुजुर्ग जो बड़ा है उसके पास जाऊंगा कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है। बिल्कुल इसी तरह ज़ाहिर है अदालत भी हमारी सारी जो है वो हमारे लिए बैठी हुई है, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। मगर अब एक कमिश्नर की क्या बेचारे की, आप कराची का कमिश्नर, कराची मेगा सिटी है, यहाँ पर अभी तक रेंजर्स की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज की मौजूदगी में डाके नहीं रुके, यानी आपके पता नहीं कितने मोबाइल छीने होंगे। आज भी कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर डाका इस तरह हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। कॉलर तो आ गए। हाँ बिल्कुल, आप कॉल हो सकता है, आपसे कोई सवाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही, मुझे बहुत कम आ रही है आपकी आवाज। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें अगर आपने उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। जी बोलें, क्या कहना चाहेंगे? जी आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कोई हमारे गेस्ट से कोई सवाल करना चाहें? लेकिन बात ये है कि आपका शो बहुत अच्छा है और आप भी बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की। जी हम इस तरफ ही आते हैं। जी कराची की बात हो रही थी। तरफ। देखिए बेसिकली मसला ये है कि बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन उन्होंने कमिश्नर साहब को जो कहा, तो कमिश्नर बहुत लिमिटेड उसके अख्तियार होते हैं। जिस शहर में रेंजर पुलिस की मौजूदगी में, मैं कह रहा था, डकैतियाँ काबू ना आएँ, और मतलब ये जो बिल्डर माफिया है कि 80 गज के मकान पर 5 मंजिलें बन रही हैं, वहाँ पर एक कमिश्नर क्या करेगा? इसकी मिसाल ये, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर अदलिया के निज़ाम के लिए रजिस्ट्रार को बुला के और कहा जाए कि तुम क्या कर रहे हो, तो एक्चुअली स्टेक होल्डर सारे बुलाए जाए। मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील करूंगा कि वो कराची के बारे में बहुत कुछ करते हैं और काफ़ी उनकी पॉजिटिव सोच है, वो स्टेक होल्डर को बुलाएं, सबको बुलाकर, और फिर उसके बाद सबसे पूछे ना, ताकि पता तो चले कि आखिर ये प्रॉब्लम है कहाँ। एक कमिश्नर क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। सो कराची मेगा सिटी है, इसके लिए बहुत कॉन्सेंट्रेशन एक और यूनिफॉर्म पॉलिसी और कांस्टेंट पॉलिसी की जो चलती रहे। ये ना हो कि ये गवर्नमेंट तो करी, अब इस गवर्नमेंट के 2.5 साल है, ठीक है जी, 1100 अरब का एक पैकेज आ रहा था, वो कहीं मुझे हवा में भी नजर नहीं आ रहा, अब तो वो कहाँ है? वो 1100 में 11 रुपए भी अभी तक नहीं आए हैं, सारे बैठे थे, और फिर उसके बाद ये तो एक कांस्टेंट पॉलिसी और स्टेक होल्डर्स बैठे, और कराची के बारे में नहीं, पूरे पाकिस्तान के बारे में सोचे। बिल्कुल जी। अच्छा, एक चीज और मुझे ये बताएं कि आपके कितने सेंटर कराची में कायम? हमारा एक ही है। अच्छा। तो डिफेंस फेज 2 में वाक़ है, तो हम उसी से ऑपरेटिंग कर रहे हैं पूरे कराची को। अच्छा, ओल्ड एज होम भी आपका था या है, या अभी फिर से आप चाह रहे हो स्टार्ट करना, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कोरोना की वजह से फिर हमने जो पेशेंट थे वो हमने लेने, जो बड़े बुजुर्गों को ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमने अभी स्टॉप किया हुआ है। जैसे भी कोरोना की वबा अल्लाह ताला खैर करे, तो फिर उसके बाद फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अभी आपने कोरोना की वजह से स्टॉप किया, मतलब जब पिछले साल कोरोना आया तो आपने तभी स्टॉप कर दिया? हाँ, पिछले साल। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, ये जो होम नर्सिंग जो कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज, ये भी आप करवाते हैं? जी ये भी करवाते हैं। तो ये शॉर्ट कोर्सेज कितने मंथ के होते हैं या कितने दिनों के? ये थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बता दें अगर कोई करना चाहे। एक तो 1 मंथ काम करवाते हैं, जैसे बेरोज़गार आते हैं हमारे पास बहुत से, जो आजकल इशू है बेरोज़गारी का, तो हम उनको थोड़ा स्किल फॉर्म करते हैं, उनको हमारे इंस्ट्रक्टर रखे हुए हमने, तो वो उनको ये नर्सिंग के हवाले से उनको कैसे पेशेंट को उठाना है, कैसे बिठाना है, कैसे करवट दिलानी है, कैसे वॉशरूम लेके जाना है, कैसे व्हील चेयर पे घुमाना है, तो वो सारी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो एक 1 मंथ का जो एक ऐसे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, बिल्कुल मतलब अंगूठा छाप भी तो चलेगा? वो भी हम उसको भी वो एज ए अटेंडेंट के तौर पे, एज ए वार्ड बॉय के तौर पे हम उनको जॉब प्रोवाइड करते हैं, फिर उसकी 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी। मतलब ट्रेनिंग के बाद आप अपने पास जॉब पे रख लेते हैं। अच्छा, जो बच्चे अभी अगर हमें देख रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा होगी, और अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो अगर कोई बच्चे अगर आना चाहें, ट्रेनिंग लेना चाहें, और उसके बाद एक ये अच्छी चीज़ हो जाएगी कि जॉब भी मिल जाएगी उन बच्चों को, तो क्या तरीक़ेकार होगा? उसके लिए वो ऑफिस आए हमारे, तो ऑफिस का नंबर आप वो नोट कर लीजिए, या हमारी वेबसाइट है jacobjaved.org। अच्छा, jacobjaved.org। ठीक है जी, नोट कर लें, jacobjaved.org। जिन बच्चों को ट्रेनिंग लेनी है, जो बच्चियां दोनों ना,
तो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, शॉर्ट कोर्सेज के बाद वहीं आपको इंशाल्लाह जॉब भी मिल जाएगी, मसला भी हल हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब जो लोग परेशान हुए हैं, क्योंकि केसेस भी आप देखें, वो एक केस पे भी हम बात करते हैं, शायद आपकी भी नज़र से गुजरा होगा। कोई पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पे एक बच्चा ही कहूँगी, क्योंकि मुझे तो देखते ही बच्चा फील होता है कि कोई 22-23 साल का लड़का सा था, और लालू की लियाकताबाद की बात है कि वो उसको जॉब नहीं थी, और वो इतना परेशान हो गया इस चीज़ को, उसने अपने ऊपर इतना तारी कर लिया कि पहले वो स्मोकिंग करता रहा, सामने उसने वीडियो बनाई, फिर अपने ऊपर पेट्रोल डाला, आग लगा दी। अब यकीन करें वो वीडियो आज मैंने इतने दिनों से देखी, पर मेरी आंखों से वो हटती ही नहीं है। ये सब मतलब बेरोजगारी की वजह से एक जवान बच्चा जिसके इतने ख्वाब होते हैं, फिर उसके क्या, उसके माँ बाप के उसके लिए कितने ख्वाब होते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये आवाम के लिए क्यों नहीं कोई काम हो रहा, और ये ज़्यादा और ज़्यादा बड़ी तो क्या हो सकता है? यानी दो चीज़ें करनी होंगी जो बुनियाद है, जो सबसे पहले करनी होगी। कुछ नहीं होगा अगर आप कुछ भी कर लें, वो ये पहले इंसाफ की फराहमी, दूसरे करप्शन। जिस दिन करप्शन रुक जाएगी, बेरोजगारी उस दिन ख़त्म हो जाएगी। हमारे यहाँ करप्शन ने पूरे मुल्क के सिस्टम को तहबाला करके रख दिया है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, मेरी नज़र में 2-4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें एक बड़ी करप्शन होने वाली है, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, और मैं मतलब सोशल मीडिया को भी सोच रहा हूँ कि मैं इसमें इन्वॉल्व करूँ और रोकें। जब करप्शन रुकेगी, जब उसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, एक मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होती है। अभी एक मैं बताऊं, एक ऐसा स्कैंडल इस वक्त चल रहा है जॉब्स का कि आप सोच नहीं सकती कि ऐसे इदारे जिनको हम ये कहते हैं कि ये इदारे तो बिल्कुल बड़े मुनज़्ज़म इदारे हैं, वहाँ पे भी ये शिकायत आ रही है कि जी टेस्ट के बगैर और कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, वो अपॉइंटमेंट्स आगे पीछे हो गए। तो किस तरह आप बेरोजगारी ख़त्म करेंगे जब तक कि आप अपने सिस्टम को नहीं बनाएंगे? अभी आपको सबसे पहले सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको करप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी में वो लोग लाने पड़ेंगे जो सिंसियर हों। यहाँ पर हालत ये कि सेक्रेटरी या कोई भी बड़े लोग जो होते हैं, वो अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ के पूरा शहर और पूरा सूबा चला रहे होते हैं। पहले ज़माने में रात को बादशाह घरों से निकल जाते थे और भेस बदलकर वो ट्राई कर रहे होते थे कि देखें हमारी रियाया क्या कर रही है। यहाँ पर हमारे यहाँ सेक्रेटरी, हमारे यहाँ मिनिस्टर्स को एक रिपोर्ट जाती है, वो अपने कमरे में बैठ के देख रहे होते हैं, अच्छा यहाँ ये हो गया, हमने ये प्रपोजल बनाया है, हमने ये। जो चीज़ें ड्राइंग रूम में होती हैं, ड्राइंग रूम एक काम के लिए होता है, बातचीत के लिए, डाइनिंग रूम होता है चाय पीने के लिए, काम होता है फील्ड में। आपको फील्ड में जाना पड़ता है, जो भी है जिसको भी काम करना है, ये बैठे हुए ये काम करते हैं, फील्ड में जाते होंगे, फील्ड में जाना पड़ता है। तो जब तक हम अपने पूरे स्ट्रक्चर को ओवरऑल नहीं सही करेंगे, नहीं अभी ये एनजीओ के हवाले से बात हो रही थी, एक मैं इनसे बात भी करूंगा, आपसे भी करूंगा। आपने एनजीओ का नाम सुना होगा, ठीक है ना, बहुत सुनती होंगे, मेरे पास भी व्हाट्सएप पे बहुत आता है, ये एनजीओ रमजान आ रहा है, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। आपने कभी ऐसा कोई इदारा सुना कि जो एनजीओ को मॉनिटर करता हो, जो एनजीओ को रजिस्टर्ड करता हो, जो एनजीओ की एक्टिविटीज को मॉनिटर करता हो? जैकब साहब के बारे में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे एनजीओ हैं हमारे यहाँ कि जो नाम एनजीओ का है और काम सारे वो उल्टे सीधे कर रहे हैं। तो उनको मॉनिटर, जब तक आपका मॉनिटरिंग सिस्टम, आपका ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम, आपका गवर्नेंस का सिस्टम ये सही नहीं होगा, ये मसाइल आपके 50 साल भी खत्म नहीं होंगे। अच्छा, एनजीओ की भी तो रजिस्ट्रेशन तो होती जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मॉनिटरिंग, यानी कि एक एनजीओ बन गया, अब एनजीओ को कौन मॉनिटर करता है? आज तक कभी आपने सुना कि किसी इदारे ने एनजीओ को देखा हो, कोई एनजीओ अगर अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसके ऊपर कोई ऐसा शो कॉज हुआ हो, इतना पैसा लग भी रहा है, ये भी तो, या बहुत से एनजीओ ऐसे भी लोगों ने बना लिए जो प्रॉपर नहीं है, जो काम नहीं कर रहे प्रॉपर। पे और बात करेंगे, बड़ा एक मुझे 2-4 लोगों ने पूछा, यार ये बताओ मतलब कि कुछ अकाउंट में अगर इतने लाख आ जाए तो वो सुना बड़े कॉल्स आना शुरू हो जाती है। मैंने कहा पता नहीं यार, मुझे तो इन बातों का इतना पता नहीं है, पर इस टॉपिक पे जरूर बात करेंगे कि लोगों के जहनों में ये भी बड़ा खौफ बसा हुआ है कि आपके अकाउंट में भारी अमाउंट भी नहीं आना चाहिए। इस टाइम सीधे लोग भी फंस रहे हैं, सफेद पोश लोग भी बेचारे कुछ और लोगों की वजह से फंस रहे हैं कि ये आए कहाँ से। इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है कि हमारी टोटल इकोनॉमी जो है ना, उसका 50% ब्लैक इकोनॉमी है। ब्लैक इकोनॉमी में आप अपनी चीजों को छुपाते हैं। यानी मैं मिसाल दूंगा अभी आपको कि जैसे शौकत तरीन साहब हैं, उनका आजकल केस बड़ा हॉट हुआ है। वो एक अच्छे ईमानदार और बेहतरीन बिजनेसमैन है, वो टॉप ऑफ द लेवल बिजनेसमैन है, लेकिन उनका भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि ये इकोनॉमी ऐसी है, इसके अंदर किसी बिजनेसमैन को उठा के देखें, कुछ ना कुछ उसके नाम पे निकल आएगा, उसके खाते में कुछ ना कुछ निकल आएगा। क्योंकि इस ब्लैक इकोनॉमी को मैं अकेला, आप या ये, हम लोग वाइट नहीं कर सकते, हम इसको सीधा नहीं कर सकते। सीधा करना है सीधे वालों को, सीधा करने वालों को किसको? एफबीआर को करना है।
इसको जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको करना है। उन्होंने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि हम ब्लैक इकोनॉमी को जरा सीधा करें, उसके बाद देखें कोई किसी के अकाउंट में पैसे आएंगे, कोई डरेगा ही नहीं। किसी का आप कैश नहीं लेंगे, आप कहेंगे नहीं जी मेरे अकाउंट में डाल दें पैसे। कोई ये खाम एक हवा बनाया हुआ है कि जी अकाउंट में पैसे डालेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए कि ब्लैक इकोनॉमी की वजह से जो 50% लोग डरते हैं और लोग कैश में ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं और अपनी जो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन उससे बचते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़, क्योंकि आज जो एक आजकल चीज़ है, हम लोग पहले यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल्स में जाते थे सिर्फ पढ़ाई के लिए, कि हम एजुकेशन के लिए जाते थे कि हम अपना फ्यूचर जो है वो बनाएंगे। पर अब जब हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाते हैं तो हम तो नशों पे लग जाते हैं, और नशा इतना ज़्यादा आम हो गया कि हर गली के कोने पे आपको मिल रहा है। यहाँ तक कि जहाँ जो इदारे जहाँ हमें तालीम लेनी है वहाँ हम तालीम नहीं, वहाँ हम नशों के लिए जा रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें तो है और ये ढकी छुपी नहीं है। अच्छा, मैंने सुना है कि आप नशा जो लोग नशा करते हैं, ये उनसे नशा छुड़वाने के लिए भी एक सेंटर कायम करने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखें, ये जो नौजवान है ये हमारे मुल्क का सरमाया है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो इनको सेव करना है। तो आजकल जो है हर गली में, हर कूचे में यही चल रहा है, कोई मुख्तलिफ किस्म के कॉलेज, यूनिवर्सिटी से बचपन से बच्चों को शुरू कर देते हैं। तो इसमें कोई ऐसा पाकिस्तान में कोई ऐसा सख्त कानून नहीं है। हालांकि बाहर के मुल्कों में तो बहुत, सऊदीया वगैरह में तो बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है, तो लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कोई कानून नहीं है। तो अगर वो कोई जो उनको बेच रहा होता है तो वो थोड़े से पैसे दे के वो छूट जाता है। सब पुलिस वालों को, हमारे जो लैंड आर्डर एजेंसीज हैं, सबको पता है ये क्या हो रहा है, कहाँ मिल रही है, कहाँ से आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए हमने ये दर्द महसूस करते हुए अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो इस तरीके से हमने ये सोच रहे हैं जी, हम क्योंकि वैसे अगर ये इलाज करवाएं तो बड़ा एक्सपेंसिव है। हाँ जी, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये करना चाह रहे हैं इस तरीके सेंटर खोल के, तो ताकि बच्चे जो है उनको छुड़वाया जाए। बहुत से लोग होते हैं जी, वो कुछ तो हालात की वजह से मजबूर होते हैं या कुछ शौक से होते हैं, और बहुत से बच्चे जो है ये छोड़ना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनके वसाइल नहीं होते, महंगा नशा है और वो इलाज इसका बहुत महंगा है, तो वो फिर इतने पैसे नहीं होते, तो घर वाले तो उनको धत्कार देते हैं या उनके रिश्तेदार, तो उनको पूछते नहीं है, तो फिर वो बेचारे इधर उधर, फिर वो आपने देखो अगर रोडों पर पड़े होते हैं, ये वो पुलों के नीचे पड़े होते हैं, तो कोई उनका परेशानी हाल नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए हम ये सेंटर कैंप करना चाह रहे हैं, तो उनको डॉक्टर वगैरह रख के तो उनका पूरा प्रॉपर जो है इलाज मुआवजा करवा सके हम लोग। अच्छा, वो सेंटर अभी आप कायम करने जा रहे हैं, और कोई मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी कुछ भी आप चार्ज नहीं करेंगे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि वैसे कुछ लोग नज़र में है जिन्होंने इलाज करवाया तो बड़े अच्छे खासे अमाउंट में करवाया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग नशों में, एक और चीज़ है नशे का, सर आप भी थोड़ा सा इस पर बात कीजिएगा। एक तो नशे में जो हाई क्लास लोग हैं वो शौक में लगते हैं कि भाई स्टाइल है, ठीक है, उनका वो स्टाइल होता है नशे का। एक होते हैं ये जो मोहब्बत में आशिक चले जाते हैं। सर ये क्या चीज़ है, मतलब मोहब्बत में नशों में लग जाना? देखिए, मैं आज थोड़ा मैं कराची के मसाइल से हटके भी आपको जी बिल्कुल नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनी, जिस मसले पे इस वक्त आप गुफ्तगू कर रही हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी। तो बेसिकली नशा ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अब ये जैकब साहब कह रहे हैं कि हमने वो सेंटर्स बनाए जिनमें नशे के आदी अफराद को उससे छुड़ाने के लिए ये कोशिश करते हैं। मैं कहूँगा वो सेंटर बनाने चाहिए जहाँ पर नशा बेचने वालों को फांसी दी जाए, वो सेंटर बनाने चाहिए जहाँ नशा बेचने वालों को गोली मारी जाए। ये हल नहीं है कि आप नशे से छुड़ाने के लिए सेंटर बना रहे हैं। आपको आज तक जो बच्चे कहते हैं ना, मासूम बच्चे जिनको देखते ही मोहब्बत आती है, उन बच्चों के साथ किस तरह का सलूक हमारे मुल्क में हो रहा है, उनको मारने के लिए वो आज तक ये नहीं हुआ कि सरेआम उनको फांसी दी जाए, उस पर कुछ काम नहीं हो रहा। खास रोज सुनते हैं हो गया, फिर कहते हैं नहीं हो गया, नहीं हो। अभी तक एक भी किसी इंसान के साथ, अगर बंदे के साथ ऐसी चीज हो तो यकीन करें हमारे बच्चे सेफ हो जाएंगे। तो फिर यही वजह तो है ना कि रोजाना फिर आप रैप केस सुन रही हैं, रोजाना एक रैप केस सुन रही हैं। वज़ीर आज़म साहब ने एक जुमला कह दिया, उस पर लोग सोशल मीडिया पे काफी मतलब उस पर तनकीद हो रही है, बट देखिए हकीकत तो हकीकत है ना, हो रहे हैं ना केसेस। जिस दिन आप शुरू करेंगे सजाएं देना, उस दिन खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, अभी लास्ट मेरा ख्याल है कि शायद 2 साल पहले मुझे मेरे बच्चे के स्कूल से फ़ोन आया कि जी वो अपना डिफेंस में स्कूल है, तो वहाँ पर हम बुला रहे हैं माँ बाप को कि माँ बाप बच्चों पे नज़र रखें, नशे बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। और बहुत ज़्यादा, मैं उस मीटिंग में मैं गया तो वो माँ बाप से सवालात कर रहे थे, तो मैंने उनसे स्कूल वालों से कहा कि जी आप अपना मैकेनिज्म ऐसा रखें कि हर महीने, 2 महीने पे, 3 महीने पे आप रैंडमली टेस्ट कराएं बच्चों के, जो पता चले कि कौन नशा कर रहा है। क्योंकि शायद कुछ ऐसे नशे हैं जिनका शायद 1 हफ्ते तक असर रहता है, कुछ का 15 दिन तक रहता है। तो वो जो प्रिंसिपल थे वो कहले नहीं जी ये हमारा काम तो नहीं है, ये तो जनाब आपको। मैंने कहा जी आप ऐसा करें,
ऐसा मैकेनिज्म कर दें कि वो फीस में आप पैसे ऐड कर दें जो उसके टेस्ट के पैसे हैं। देखिए मैं अगर अपने बच्चे को कहूँगा बेटा जरा चलो आगे तुम्हारा लेबोरेटरी में टेस्ट कराता हूँ, मुझे खुद कहते हुए अच्छा नहीं महसूस होगा और बच्चा खुद बहुत बुरा फील करेगा कि पापा आप कैसी बात करें। लेकिन अगर ये स्कूल में रूटीन में डाल दी जाए कि जी हर बच्चे का 1 हफ्ते में टेस्ट होगा, तो मतलब कोई जो नशा करता है और जो नहीं करता है उनको इक्वल बिल्कुल माहौल मिले। बच्चे अच्छी चीज़ों का और बुरी चीज़ों का जल्दी असर लेते हैं। अगर हम एक बच्चे को टारगेट बनाएंगे, ह्यूमिलेट करेंगे उसे कि नहीं जी ये तो नशा कर रहा है, इसका टेस्ट, जब टेस्ट होने लगेगा, चेकिंग होने लगेगी, तो उसमें जो बच्चे नशा करते हैं वो भी छोड़ देंगे कि यार टेस्ट होता है कहीं पकड़े ना जाए, हम रैंडम टेस्ट करें। अचानक एकदम क्लास में आज 5 बच्चों का टेस्ट है, आज 2 का है, आज एक खौफ बैठ जाएगा कि टेस्ट होता है। जब आप ये नहीं करेंगे, आप रोकने का आप 100 सेंटर बना दें, कोई फायदा नहीं होगा। और नशा छुड़ाना बहुत मुश्किल काम होता है, ये मुझे नहीं पता, ये ज्यादा तजर्बेकार हैं, बट वो सेंटर से निकल के लोग ऐनी ऐसा होता है 2 महीने बाद फिर शुरू कर देते हैं। भी आपने बड़ी अच्छी बात की। ये नशा मतलब आप जो ये सेंटर कायम करने जा रहे हैं, तो ये मुझे बताएं अगर किसी कोई बड़े से बड़ा नशा करता है और आदी है, मतलब 4, 5, 6 साल से वो नशा कर रहा है, तो कम से कम कितना टाइम लगता है उसको वो नशा जो है उससे वो दूर हो जाए, उसके ब्लड से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, एक वो रूटीन लाइफ जो एक होती है उस नॉर्मल रूटीन लाइफ पे आ जाए, उसमें कितना टाइम लगता है? जी मेन चीज़ है जी वो पहले तो उसको खुद ये डिसाइड करना है जी मैंने नशा छोड़ना है। अगर आप लाख कोशिश भी कर ले तो वो मुश्किल हो जाता है, तो उसको पहले ये खुद अपने उसकी तरफ राग़ब करना है जी आपने ये नशा छोड़ के और ज़िंदगी की तरफ आपने आना है, मरने की तरफ नहीं सोचे। तो उसके जो सारा दिन वो सोचता रहता है मरने की बातें, खुदकशी की बातें सोचता है, तो उसमें 3 महीने भी लग जाते हैं और 6 महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाता है उसमें। अगर वो ज़्यादा 5 साल से 10 साल से नशा कर रहा है तो उसको छुड़वाने में आहिस्ता आहिस्ता वो छूटता है, इस तरीके से एकदम से नहीं छूट सकता वो। तो फिर हम उसको जॉब वगैरह प्रोवाइड करेंगे ताकि वो फिर अपने पाँव पे खड़ा एक अच्छा मुआशरे में एक अच्छा शहरी बन सके। ठीक है, तो ये हमारा मोटो है। अच्छा, आज मैं एक और टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ क्योंकि आज मौका मिल ही गया ना बात कर लूँ। मैं टाइम भी साथ देखूँ, ब्रेक का भी टाइम आ जाता है ना, तो नहीं अभी नहीं आया। अच्छा, मैं एक इस चीज़ पे बात करना चाहूँगी, सोशल मीडिया जो है बहुत एक्टिव है जी। अच्छा, उसका मैं तो ये चाहती हूँ कि जो भी लड़कियाँ, मैं लड़कियों की बात करूँगी, लड़कों की नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपने उस पर बात करूँगी ताकि अगर कोई बुरी बात भी सुनने को मिले तो सिर्फ मुझे सुनने को मिले कि पॉजिटिव यूज़ करें। क्योंकि वहाँ आपने अगर कोई आप जॉब कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोई चीज़ें अपडेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप पॉजिटिव वे में जाके यूज़ करें। पर जब हम पॉजिटिव वे में नहीं करते, हम दूसरी तरफ जाते हैं, तो फिर उसके नुकसानात भी होते हैं। अब एक नुकसान पे मैं ज़रूर इस पे बात करना चाहूँगी जो बहुत सारे लोगों के साथ और लड़कियों के साथ हो चुका है कि आपकी फेसबुक, इंस्टा और बहुत सारे, मैं तो सिर्फ फेसबुक ही यूज़ करती हूँ, उस पर आपकी दोस्तियाँ हो जाती है, फिर आपको एक रिश्ता बन जाता है, फिर मुलाकातें हो जाती हैं, तस्वीरें आगे पीछे हो जाती है, फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग होती है। तो उस पर आपको पता है कि काफ़ी सारी बच्चियों ने अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठी, क्योंकि फैमिली, इज्जतदार, अब मासूम बच्चियां जो कभी घर से निकली नहीं है और उनको कुछ ऐसा नज़र आ जाता है तो वो अपने ख्वाब सजा लेती हैं। वो सोचती है शायद शादी हो जाएगी, वो सोचती है शायद अच्छा घर मिल जाएगा, पर वो आगे कुछ और निकलता है। तो इस पर मुझे बताएं, इदारा भी है, क्या कानून है अगर इस तरह का ब्लैकमेलिंग का सिलसिला होता है, या अगर कोई बच्ची इस तरह का कोई रिश्ता बनाती है और बाद में ब्लैकमेलिंग होती है कि अब अगर तुम मेरे साथ आगे तक ना चली तो मैं अपने आप को मार दूंगा और वो सारा तुम पे इल्ज़ाम आएगा। ये थोड़ी सी चीज़ें उन लोगों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो हमारे शो देख रही हैं, जो इस वजह से अपनी लाइफ में डिस्टर्ब है, अल्लाह ना करे कि वो कोई कड़ा जो है कदम उठाएं, उससे बेहतर है कि वो हमारे इस शो को आज देखें और इस पे ज़रूर आप थोड़ी सी देखें। जो बच्चियां ऐसी हैं कि जिन्हें मतलब इस तरह की किसी ब्लैकमेलिंग का सामना है, तो उसके लिए FIA का साइबर क्राइम विंग जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गया है और बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और एक चीज़ FIA का जब से मतलब शेख रशीद साहब ने मिनिस्ट्री संभाली है तो FIA में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। तो ये है मौजूद इसका सिस्टम, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आए? बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये, ऐसी नौबत क्यों आए? आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें अपनी जहनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए, आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें आप अपनी पढ़ाई में, अपनी कॉलेज की सपोर्ट के लिए। स्टूडेंट पहले ज़माने में हम नोट्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया करते थे, मैंने कोई अच्छा नोट लिखा तो मैं अपने फ्रेंड को दे देता था, मेरा फ्रेंड सेकेंड डे कॉपी मुझे देता था। अब वो चीज़ सोशल मीडिया में आ गई है, यानी वो जो काम नोट्स की ट्रांसफ़र होती थी और जो हम पढ़ाई में एक दूसरे को मदद करते थे और बिजनेस वाले बिजनेस में एक दूसरे से मदद लेते थे, हमने उसका गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। व्हाट्सएप इसलिए नहीं है कि जी आप बैठे हुए सारे दिन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड खेलते रहें,
व्हाट्सएप इसलिए कि आपने अगर अपने स्कूल में एक सबक पढ़ा है और आप उसके लिए कोई डिस्कस करना चाहते हैं, आप ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप उसको उसमें यूज़ करें। आपकी एज अभी ये नहीं है। खासतौर पे हमारे यहाँ लड़कियां बेचारी बहुत, यानी आजकल की लड़कियां भी बहुत मासूम है और लड़के भी मासूम है, ये कहूँगा मैं दोनों को। वजह ये है कि जो एक चला है ना चक्कर, एक सोशल मीडिया और जो ये मीडिया और ये जो बहुत आज़ादी और बहुत ज़्यादा जो एक ग्लैमर दिखाया जाता है, ख़ास तौर पे जो मैंने सुना है, मैं ड्रामे नहीं देखता लेकिन मैंने सुना है ड्रामों में भी बहुत अजीब सा कल्चर दिखाया जा रहा है, तो उस कल्चर की वजह से वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक देखा, वहाँ पर यही मसला था कि वो लड़का, मैंने वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया कि जी आप थोड़ा सा बताएं ये बच्ची जो है ना, मैंने कहा देखो भाई, आप उससे जो भी आपका फ्रेंड है, आप बजाय ये कि उसके साथ घूमो ये करो, आप उससे कहो जी प्रॉपर तरीके से आप रिश्ता भेजें, आप माँ बाप को रिश्ता भेजें, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, आप फ़ोन पे ज़रूर बात करो। लेकिन ये जो घूमना फिरना और ये सिस्टम है, ये आजकल किसी का पता नहीं है, आपको बहुत केयर करनी पड़ती है। दूसरी बात ये कि कैमरा जब से आया है और जब से ये चीज़ें आई हैं, आप कहीं जा रहे हैं वहाँ भी आपकी वीडियो बन जाती है, वहाँ भी आप मतलब गैर महसूस तरीके से भी आपकी वीडियो बन जाती है, ज़रूरी नहीं कि कोई बना रहा हो। तो ऐसी चीज़ों से ख़ास तौर पर बचना चाहिए। माशरे में ये चीज़ वाकई बहुत ख़तरनाक हो गई है कि बच्चियाँ बेचारी समझती हैं कि ये बहुत मुखलिस है और वो कहीं ना कहीं कभी दोस्त बहका देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी वो सोचता है कि यार शादी तो मुझे इससे करनी नहीं है, तो मुझे टाइम पास करना है। जब ये चीख चिल्लाएगी तो मैं कहूँगा देखो खामोश होकर बैठ जाओ। इन चीज़ों पे बहुत केयर करने की ज़रूरत है, बहुत समझदारी की ज़रूरत है, वरना ये केसेस इसी तरह बढ़ते रहेंगे और किसी के साथ इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये फौरन जो ट्रस्ट होता है ना कि कल मुलाकात हुई, परसों सलाम हुआ, एक मैसेज गया, दूसरा गया, कल मिल रही हो ना, ये नहीं होना चाहिए। पहले परखें, देखें, उसको बाकायदा पूरी स्टडी करें उसकी। इतना आसान नहीं होता ये ट्रस्ट, ये रिलेशन, ये इतने आसान काम नहीं होते कि 2 दिन में बन जाएंगे और बस उसके बाद जनाब आप आंख बंद करके उसके साथ जाएं और घूमें और फिरें। सो दिस इज नॉट गुड। हाँ बिल्कुल, हमारे पास अभी ब्रेक है। अच्छा नाज़रीन, ये आज मैंने इस टॉपिक पे सोचा था कि कभी भी मुझे मौका मिला मैं ज़रूर थोड़ी सी बात करूँगी उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए, उन लड़कों के लिए भी जो मुझे देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे आके आपको मोहब्बत हो जाती है। वैसे ज़्यादातर बेवकूफ़ जो बनती हैं वो लड़कियां बनती हैं। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक हूँ, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर कुछ बुरा भी सुनने को मिला तो मुझे ही सुनने को मिलेगा, मैं किसी लड़के के लिए नहीं बोल सकती हूँ। लड़कियाँ बहुत जल्दी बेवकूफ़ बनती है, बहुत जल्दी भरोसा करती हैं और उसके बाद वो पूरी अपनी दुनिया सजा लेती हैं क्योंकि उनको लगता है अब तो हमारी शादी हो जाएगी, अच्छा घर मिल जाएगा, हमारी तो ज़िंदगी संवर जाएगी। ये नहीं पता होता ज़िंदगी संवर नहीं रही, कोई एक आध अच्छा निकलता है, वरना आप यकीन करें सारे फेक लोग हैं। अगर आप ऐसा कोई रिलेशन बनाते हैं तो अपने घर वालों की इज्जत खराब करते हैं। खुदारा ऐसा कोई चीज़ ना करें। मैसेंजर तो पहली बात है मैं डाउनलोड करने का मैं कहती हूँ कीजिए ही ना, उसको बिल्कुल डाउनलोड ना करें क्योंकि मैसेंजर होगा तो मैसेज आएगा कहीं ना कहीं तो आपने फिर जवाब दे ही देना है, तो उसको बिल्कुल ना डाउनलोड करें और कोशिश करें इन चीज़ों से बचें। और जो लोग इन चीज़ों में, जो बच्चियाँ फंस चुकी हैं, तो हमारा इदारा है, वहाँ आप जाएं, वहाँ आप कंप्लेन करें। ऐसा भी नहीं है कि वो आप अगर बोलेंगे कि अच्छा, एक चीज़ और के लोग डरते हैं घर वालों को पता चल जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि घर वालों तक ये बात ना जाए तो वो ज़रूर आपकी इस चीज़ को प्राइवेसी में रख के आपका साथ देंगे। तो जो बच्चियाँ इस मुश्किल में हैं तो बिल्कुल ना डरे, आप जाएँ, आपका वो इदारा आपका साथ देगा। आपके घर तक भी ज़रूर ऐसा होगा कि बात नहीं पहुँचेगी। कोई आपको इस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रहा है कि मैं खुद को मार लूँगा, तुम पे इल्ज़ाम आ जाएगा, तुम अंदर चली जाओगी, तो ये भी आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं क्योंकि कोई जोर जबरदस्ती आपको अपने साथ नहीं रोक सकता। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूंगा यानी इसमें, देखिए हमारे माशरे में और ख़ास तौर पे हमारे जो इस्लाम में लड़की को तो राइट दिया है। माँ बाप को भी अगर कोई लड़का पसंद है तो वो आगे पहले पूछेंगे कि तुम्हें इससे शादी हम कर रहे हैं, तुम्हें पसंद है या नहीं है। तो हमारे यहाँ तो राइट दिया हुआ है। अगर आपको कोई पसंद है लड़का, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप फिर माँ बाप को उसमें डालें, क्योंकि माँ बाप अगर जब आ जाते हैं बीच में तो आपके रिश्ते भी मजबूत होते हैं, आपकी चीज़ें भी अच्छी हो जाती हैं। आप अकेले सारा खेलने की कोशिश नहीं करें। बच्चे इतनी अकल नहीं होती उनमें कि वो बहुत अकलमंदी से चीज़ों को हैंडल करें। दोनों को चाहिए, लड़का और लड़की दोनों अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को अंडरस्टैंडिंग मिले, उसके बाद देखें और कोई बुरी बात नहीं है, फिर उसके बाद शादी करें वो। ठीक है जी, बिल्कुल। अब मैं बड़ी जज्बाती हो गया, ब्रेक ही छोड़ दी और मैं बात करना शुरू होगी। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते कहीं ना जाए, लेते एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी
नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। मैं थोड़ी सी आस्तीने चढ़ा अच्छा जी, एक चीज़ और, ये ब्रेक में ही हमारी थोड़ी सी बात हुई थी, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। जो NGOs रजिस्टर्ड नहीं है और इसमें भी कुछ मसाइल तो होते होंगे। क्राइम क्योंकि हर जगह है, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, तो हम लोग तो बहुत जल्दी जो है यकीन कर लेते हैं रजिस्टर्ड है नहीं है, बस वो एक इदारा है, हमें 2 लोगों ने बोल दिया तो हमने तो भरोसा कर लेना है, अपनी बच्चियां भी वहाँ भेज देनी है काम के लिए, और बाकी जो हमने थोड़ी बहुत मदद करनी है वो भी कर लेनी है। तो उसके बारे में आप मुझे बताएं कि अगर जो रजिस्टर्ड इदारा नहीं है उस पर हमारा भरोसा जो है हमें किस हद तक तकलीफ में डाल सकता है, या कोई ऐसा वाकया जो आपकी नज़र से गुजरा हो? नहीं, हमारी नज़र में तो यानी बहुत से वाक़यात हैं ऐसे, अगर आपको बताने शुरू कर दें, कोड करना शुरू कर दें वो तो फिर वो टाइम गुजर जाएगा। तो मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी ये नाम नहाद लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे वाली सर्विस दे रहे हैं, ये NGO चला रहे हैं, तो उनको बाकायदा वहाँ पे अपनी बच्चियों को या बच्चों को वहाँ पे भेजें जो बाकायदा रजिस्टर्ड हैं और बाकायदा उनका ऑफिस वगैरह है जो काम कर रहे होते हैं। तो अभी चलते फिरते के साथ वो जी फ़ोन किया जी फ़लाँ जगह आ जाओ जॉब के लिए, तो वहाँ पे भेज दिया। कल को वो अल्लाह ना करे कोई वहाँ पे लेके जाकर उसके साथ रेप वगैरह हो जाता है, कोई मसला मिसाइल हो जाता है, तो कौन जिम्मेदार है? तो माँ बाप तो ये समझे शायद हमारी बच्ची ड्यूटी के लिए गई है, जॉब के लिए गई है। तो इसलिए मेरी तमाम लोगों से, माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है जी आप बाकायदा उनका जाकर पहले प्रॉपर सेटअप देखें और फिर वहाँ पे अपनी बेटियाँ बहुएँ वहाँ पे भेजें। और प्लस जो घर वाले हैं जिनको वो बंदे रिक्वायर्ड है सिक्योरिटी के हवाले से, नर्सेज के हवाले से, डॉक्टर के हवाले से, जो भी अपने घर में किसी बंदे को हायर कर रहे हैं, तो उस एजेंसी का भी पूरा डेटा वो अपने पास ले, बाकायदा वो कोई टैक्स वगैरह भर रही है, कहाँ पे उनका ऑफिस लोकेट है, सारा वो उसकी वेबसाइट देखे, हर चीज़ देखे वो कहाँ पे मतलब कर रहा है। ये नहीं जी वो फ़ोन आपने नेट से उठाया, फेसबुक से उठाया और वो बंदा हायर कर लिया, कल को बंदा कोई अल्लाह ना करे कोई इस तरीके से वो करके चला जाता है, बंगले में कोई डकैती कोई चोरी, अपने पीछे उसकी पूरी गैंग होती है, पूरी माफिया होती है, तो करके चला जाता है, तो फिर वो इस तरीके से वो परेशानी आ जाती है, सबके लिए साथ हो जाती है। तो इसलिए मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है अभी इस तरीके से वो पहले ये सारी वेरिफिकेशन किया करें और फिर उसके बाद मतलब अपनी बेटियाँ भी नौकरी के लिए भेजें, और चाहे वो नर्सेज है या मेड है या आया है, और वो देखें प्रॉपर इनका कोई सेटअप है। और वो लोग भी जो हायर कर रहे हैं नर्सेज है या मेड है या कोई भी XYZ सर्विस हायर कर रहे हैं, वो भी उनका भी फ़र्ज़ बनता है जी वो अपने, चाहे वो खुद नहीं आ रहे तो अपने जो सर्वेंट हैं, ड्राइवर है, कुक है, उनको भेजे, वो जाके उसका कहता वो ऑफिस वगैरह देखे प्रॉपर उनका ऑफिस वगैरह भी कोई है, ताकि हम जो सर्विस ले रहे हैं ताकि उनको पूरी सर्टिफिकेशन हो, तो फिर उससे लें, बिला वजह नहीं लें। इस तरीके से बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं आजकल के दौर में। जी ज़रूर। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताएं, रमज़ान जैसे कि बहुत आमद ही है और हम इंतज़ार कर रहे हैं, अब ये मुझे बताएं रमज़ान में क्या एक सिलसिला है, क्योंकि सब परेशान है इस टाइम, समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी हफ्ते में 1 दिन बंद रहेगा, हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगा, दिन को बंद हो जाएगा, 1 बजे बंद हो जाएगा, पूरा लॉकडाउन हो जाएगा, शाम को बंद हो जाएगा, इफ्तार के बाद खुल जाएगा। मतलब ये एक बहुत सारे सवाल हैं, इसके जवाब नहीं मिल रहे, इस पे थोड़ी सी कोई आप भी जरूर नजर डालें। देखें यानी मसला ये है, इस सवाल का जवाब आपको कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि कोरोना के बाद ना सिचुएशन ऐसी हुई है, कोरोना एक ऐसा पेंडेमिक है कि ये किसी को भी नहीं पता इसके बारे में, और शुक्र है कि वैक्सीन बन गई है और वैक्सीन आ गई है और लोगों को चाहिए कि वैक्सीन लगाएं। और इसमें अभी हम कुछ नहीं कह सकते, जाहिर है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी अगर कहीं पे कोरोना फैल गया है या किसी इलाके में ज़्यादा है तो उसको अचानक बंद करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स वहाँ पे टाइमिंग कम करने पड़ेंगे। वहाँ पर हमें अगर वजह क्या है, वजह ये कि हम आप अभी भी देखें, आप वो किसी ज़माने में थोड़ा सा SOPs पे लोग अमल दरामद कर रहे थे, मास्क शुरू हो गए थे, आज आप देखें आज फिर दोबारा मार्केटों में लोग उसी तरह हुजूम की शक्ल में जो है वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे। और बल्कि कोई अभी एक शादी हुई है, मैं वहाँ गया कुछ तकरीबन महीने पहले, तो वहाँ एक हॉल के अंदर कोई मेरा ख्याल है 400 लोग तो होंगे, और जब वो खाना खुला तो जाहिर है उस पर प्रेशर पड़ा, और शायद मैं और शायद मेरी फैमिली मास्क लगाई हुई थी, बाकी मेरा ख्याल है आधे % लोग भी नहीं लगाए हुए थे और बिल्कुल चिल थे। तो जब हम इस सिचुएशन में चलेंगे तो फिर कोई भी दिन कोई भी इलाका लॉकडाउन हो सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसको तो यही है कि ये इसी तरह होगा, गवर्नमेंट जब समझेगी, जब वो चाहेगी, और जब ऐसी सिचुएशन उस इलाके की क्रिएट होगी तो वहाँ बंद होगा। हमें चाहिए ये कि हम गैर ज़रूरी आने जाने से परहेज़ करें, गैर ज़रूरी तकरीबात से परहेज़ करें। कुछ अरसे, साल तो गुजर गया, देखिए जो कोरोना का खौफ पिछले साल था आज वो नहीं है। मैं खुद पिछले साल बहुत से TV प्रोग्राम्स में मुझे कॉल होती थी, मैं नहीं जाता था, लेकिन अब वो नहीं है। आज मैं वैसे ही बैठा हूँ आपके सामने, तो ये इंशाअल्लाह ताला साल 6 महीने में ये और बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो देखें
अभी मैं आपको बताऊं, पोलियो हमारे यहाँ अभी तक खत्म नहीं हुआ है, दुनिया से पोलियो खत्म हो गया है। मैं एक कंट्री जाना था मुझे, तो मैंने वीजे के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने कहा पोलियो का सर्टिफिकेट लाए। तो मैं बाहर था पाकिस्तान से, तो मुझे बाकायदा उस कंट्री में हॉस्पिटल में जाके पोलियो वैक्सीन करानी पड़ी, तब उसके बाद मुझे वीजा मिला। जब हम पोलियो पे आज तक काबू नहीं पा सके हैं, तो हम कोरोना पे कैसे अभी हमें वैक्सीन भी होनी है। अभी हमारा मुल्क, मतलब हमारे मुल्क की तो मुसीबत ये कि कोरोना ने हमारी इकोनॉमी को तो बहुत ही ज़्यादा झटका दिया है, क्योंकि हम पहले ही गरीब थे, हमें और ज़्यादा मसाइल हुए हैं, बेरोज़गारी हुई है, बहुत सारी चीज़ें। तो कोरोना ना सिर्फ हमारे जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारी जो इकोनॉमी की सेहत है ना, उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम कोरोना से बचें, वरना हम और पीछे चले जाएंगे। तो ये अपसेट रहेगा, इसके लिए प्रोटेक्शन आप नहीं कर सकते। कोई भी इलाका किसी दिन बंद होगा और किसी दिन चाहिए ये कि अगर आप जा रहे हैं, आपको 1 महीने का आप अपना ग्रोसरी वगैरह पहले से लेके रख लें, चीज़ों को एक मरतबा बार बार जो मार्केट में जाते हैं, बार बार जो हम छोटी छोटी चीज़ों आप थोड़ा सा मैनेज कर लें, मैनेज करेंगे प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो फिर ये बीमारी भी और आपके काम भी मैनेज होंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगी कि ये जो है, ये तो सारा सिलसिला है ना कि कभी भी किसी भी जगह बिल्कुल हो हुआ सकता तो है, वो ज़रूर हो सकता ये कभी भी हो जाएगा। कराची बड़ा कंट्रोल्ड है ये इससे, कोरोना से इतना फैला नहीं है। बजाय अगर आप पंजाब देखें तो कहते हैं पंजाब में बहुत ज़्यादा आगे, इसी वजह से स्कूल भी काफ़ी देर से बंद है और वहाँ केसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ अभी माशाल्लाह बड़ा कंट्रोल है, अभी इतना ज़्यादा कोई सिलसिला नज़र नहीं आ रहा। तो ये आया सिंध हुकूमत जो इकदाम कर रही है उसकी वजह से? देखिए, इसमें कोरोना में इकदाम ज़रूर होते हैं, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन आप याद करें कि पिछले साल सिंध में केसेस ज़्यादा थे और पंजाब में नहीं थे। तो ये कहीं भी हो सकते हैं, कभी खैबर पख्तूनख्वा में हो जाएंगे, कभी सिंध में, कभी पंजाब में। गवर्नमेंट्स अपनी अपनी जगह सारी कोशिशें कर रही हैं, सीरियस हैं, लेकिन पब्लिक जो है ना उस तरह से अभी नहीं कर रही है। दूसरी बात ये वैक्सीनेशन पे हमारी गवर्नमेंट अभी बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है। वैक्सीन पे अगर ज़रा कंसंट्रेशन हो जाएगी, जब हमारे यहाँ 70% लोगों को वैक्सीन हो जाएगी या एंटीबॉडी बन जाएगी, तो उसके बाद कोरोना खुद ही काबू आएगा। कोरोना खाली एक आदमी का मसला नहीं है, कोरोना हमारे पूरे पाकिस्तान का मसला है, कोरोना पूरी दुनिया का मसला है। इसको सीरियस तरीके से अगर हम नहीं लेंगे तो ये मसाइल होंगे और ये कोई इलाका कभी भी बंद हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक और बताएं कि आप जो कोरोना के लिए भी नर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए आप जो ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं, तो उसके लिए आप मतलब क्या जो लाजिम चीज़ें हैं जो उनको करनी है अपनी सेफ्टी के लिए, वो क्या चीज़ें हैं? नहीं, एसओपी का ख्याल करना है, जैसे मास्क वगैरह होते हैं और उनकी तो प्रॉपर एक किट होती है, तो वो किट हाँ पहननी पड़ती है। तो वो सारे उसमें सैनिटाइजर है, बॉक्स है और वो किट है, तो वो फ्राहम करते हैं घर वाले। तो फिर उसके बगैर नहीं हम उसको अलाउ नहीं करते इस तरीके से वो काम करे। तो ये होता है। अच्छा, मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये आपने पहनना है, क्योंकि आपने सेफ रहना, वापस आपने अपने घर भी जाना और घर में फैमिली भी है। पता चले ये नहीं कि हमें बचाते बचाते आप अपनी फैमिली को वो कर रहे हैं। और ऐसे केसेस आए भी हैं मेरे हाल से, डॉक्टर्स वगैरह ये सब बेचारे है ना, कोरोना से बहुत सारे डॉक्टर्स का लॉस हुआ है। हमारे ने दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े अच्छे फिलोसफर, बड़े अच्छे लोग इस कोरोना ने जो है वो हमसे छीन लिए। तो जाहिर है ये खतरनाक बीमारी है और इसको सबको मिल के इससे लड़ना है। ये अकेली गवर्नमेंट का कोई इसमें नहीं है कि अकेली गवर्नमेंट चाहे लड़ ले, हमें और गवर्नमेंट को एक पेज पे होकर लड़ना पड़ेगा जब हम कोरोना से मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, ये जो आपकी एनजीओ ये कितना अरसा हो गया इसे? तकरीबन 12 साल से ये हम काम कर रहे हैं इस पे। वैसे हमारे ऑफिस को तो हम 97 से ये स्टार्ट किया है, जो बाकायदा वेलफेयर के तौर पे हम कर रहे हैं वो 12 साल से, तकरीबन 12 साल से। तो 12 साल जब आपने स्टार्ट लिया तो क्या मुश्किलात आपको पेश आई या बड़ी आसानियां और रास्ते खुलते गए, जो चाहते गए वो उसी तरह होता गया? नहीं देखें, वो तो यानी सब वो मुश्किल होता है, कोई भी टारगेट अचीव करना, मुश्किलात तो रहती हैं, अभी भी है। तो लोग वो चीज़ें लोगों में आस्ता आस्ता वो जो चीज़ है वो इंसानियत, तो वो ख़त्म होती जा रही है। हर काम में चीट फ्रॉड, तो इस तरीके से बड़े मसले मसाइल हैं। तो ये चीज़ें मतलब वो आदमी को हमें वो फेस करनी पड़ती हैं ये चीज़ें सारी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, कराची के हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि कराची हमारा हॉट टॉपिक है, हम कराची में रहते हैं और कराची की हम बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मुझे बताएं, अभी ये आए हुए थे हमारे पास, ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, खैर वैसे वो जिस दौर में रहे हैं तो हमने बड़ी अच्छी चीज़ें देखी हैं, जिससे मेरे हाल से मुझे एक आम इंसान होने की वजह से गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, काफ़ी चीज़ें बनी सब कुछ। तो अब
वो फिर से उनका कुछ ऐसा सिलसिला अगर बन जाता है तो आप क्या समझते हैं कि बेहतरी आएगी वहाँ? देखें, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जहाँ भी हो रहे हैं, जैसे डस्का में आज हो रहा है, NA-249 है, इसमें इलेक्शंस इतने ट्रांसपेरेंट और इतने साफ सुथरे हों कि अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब जीते या मुफ्ता इस्माइल साहब जीते, ये ब्लेम गेम ना हो कि जी ये तो हो गया, उसके डब्बे वो लेके चला गया था, उसके एजेंट को उसने बंद कर दिया था, वो एजेंट गायब हो गए थे, वो डब्बे गायब हो गए थे, वो जो वोट थे वो गलत हो गए थे, वोट जाली थे। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। जीत हार सिस्टम का हिस्सा होता है। और जो मतलब ये जो बाई इलेक्शंस होते हैं, जो ज़मीनी इलेक्शंस होते हैं, इनके लिए मेरा कहना ये है कि इनकी कोई इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती। ये एक सिर्फ सीट खाली होती है, उसको हमें फिल करना होता है। उस सीट पे NA-249 एक जाहिर है उसमें बड़े बड़े प्लेयर हैं, तो अभी कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। हमें फोकस इस पे करना चाहिए। शो का टाइम बिल्कुल खत्म जी, हमें फोकस ये करना चाहिए कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो और ब्लेम गेमिंग ना हो। जो भी आए वो सही तरीके से आए, दैट्स गुड। हाँ, आप लास्ट में क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे पास शो का टाइम जो है वो बिल्कुल 1 से 2 मिनट रह चुके। किसके हवाले से? कोरोना के हवाले से? कोरोना के हवाले से कहें, कोई भी मैसेज देना चाहें हमारे नए जो बच्चे हैं जिनको आप ट्रेनिंग देना चाहें या उनको जॉब की फैसिलिटी देना चाहें, क्योंकि और या इसके अलावा भी आप कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे तो पहले तो मैं ये अपने हवाले से ही बात करूँगा। जो हमारी वेलफेयर ट्रस्ट के जी, वो जो बेरोज़गार बच्चे बच्चियाँ हमारे पास आना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो आएँ। तो हमारे दरवाजे खुले हैं उनके लिए 24 घंटे। तो हमारा ऑफिस है डिफेंस फेज़ 2 में। तो वेबसाइट तो मैंने आपको बता दिया, www.jacobjaved.org। तो वहाँ पे आके रब्ता कर सकते हैं हमारे से। फेसबुक पे भी जेकब जावेद के नाम से हमारा फेसबुक पे भी है। तो बाकी कोरोना के हवाले से ये मैं वैसे देना चाह रहा हूँ तमाम कौम को, तो वो SOP का ख्याल करें और मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह वो लगाएं और बिला वजह घर से ना निकलें, काम के सिलसिले में निकलें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आए। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो पे आए। और जी नाजरीन, आपने आज का भी हमारा शो देखा, यकीनन आपको पसंद आया होगा। सैटरडे संडे 2 दिन बड़े हसीन आपके बनाने के लिए मैं सुबह सुबह आ जाती हूँ। बस मैं बोलती हूँ हफ्ता इतवार अपना नींद ख़राब होती, कोई मसला नहीं, आपका दिन अच्छा हो जाना चाहिए। मजाक कर रही थी, चेहरे पे मुस्कुराहट अगर मेरी एक बात से आ जाए तो क्या बात है, ये भी बड़ा एक अच्छा अमल है। तो मेरी कोशिश होती है कोई एक ही अच्छी सी बात कर जो जाते जाते। खैर, अपना बहुत ख्याल रखिए। कहते हैं ना, इंसान गलती का पुतला है। अगर गलती किसी से हो जाए तो कोशिश करें कि माफ़ करना सीखें, चाहे वो आपकी फैमिली से हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हो, आपके पड़ोसी हो, या कहीं आप काम करते हैं। तो कोशिश करें कि इतनी जगह ज़रूर रखें कि अगर कोई गलती करता है तो उसे माफ़ ज़रूर कर लें। दिल में कोई चीज़ अगर आप रखते हैं तो वो बुग़्ज़ बनता है, और दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। तो आज हमारे शो का टाइम जो है यहीं तक था और अब ख़त्म हो चुका है जी। कल इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी, इतवार का दिन, संडे का दिन हसीन खूबसूरत बनाने के लिए। आप देखेंगे वीकेंड शाइन विद एनिशा। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दी इजाज़त, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।